ये मैथ का तीसरा वीडियो है हमारा, जिसमें आज हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। इन प्रश्नों से संबंधित जो फॉर्मूले हैं वो इससे पहले 2 वीडियो में हम बता चुके हैं आपको। उन वीडियो में हमने आपको बताया है कि किस तरह से डायग्राम को लेके कैसे फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं और डायग्राम को कैसे समझा जा सकता है। इसके बारे में अच्छे तरीके से पिछले 2 वीडियो में बताया गया। यदि आपने नहीं देखे हैं तो उससे पहले उन वीडियो को देखिए। इसके अलावा हम बायो का भी एक वीडियो बना चुके हैं, पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, और 3 वीडियो हम ज्योग्राफी के भी बना चुके हैं, जिसमें 2 हमारे राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित है, और एक वीडियो हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का है, जिसमें महाद्वीप व महासागरों के बारे में चर्चा की गई है। तो आप सभी वीडियो को बारी बारी से देखते रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, सभी जगह शेयर कीजिए इसको। और पिछले जो भी वीडियो हैं इससे पहले के जरूर देखिएगा, क्योंकि राष्ट्रीय पार्क और पाचन तंत्र ऐसे वीडियो हैं जीके जीएस के जिनसे अधिकतर प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। इनसे कोई ना कोई प्रश्न हमेशा आता रहता है एग्जाम में। तो आइए आज मैथ के इन सवालों को हम हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, पहले प्रश्न में बताया गया है एक कमरा है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 18 सेंटीमीटर है। ये कोई कमरा है, इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 18 सेंटीमीटर है। इसमें एक दरी बिछाई जानी है, इस पूरे कमरे के फर्श पर एक दरी बिछाई जानी है, और बताया गया है कि इस दरी की चौड़ाई, जो इस पर दरी बिछाई जाएगी, उस दरी की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, जबकि 1 सेंटीमीटर लंबी दरी का खर्च 30 रुपए आता है। दरी बिछाने का खर्च 30 रुपए प्रति सेंटीमीटर की दर से कितना होगा? मतलब 1 सेंटीमीटर लंबाई वाली दरी बिछाने का खर्च 30 रुपए है। तो इस तरह से 15 सेंटीमीटर चौड़ाई में जो दरी बिछाई जा रही है, उस दरी को कितनी लंबाई में बिछाया जाएगा, उसका खर्च निकालना है। जबकि 1 सेंटीमीटर लंबी दरी का खर्च 30 रुपए आता है। तो हमें अच्छे से मालूम है, यदि कमरे के इस फर्श पर दरी बिछाई जाएगी तो उस दरी का क्षेत्रफल उतना ही होगा जितना कि इस कमरे के फर्श का क्षेत्रफल होगा। कहने का मतलब है दरी का क्षेत्रफल बराबर होगा कमरे का क्षेत्रफल। तो दरी का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। लंबाई हमको मालूम नहीं है दरी की, लेकिन चौड़ाई कितनी दी गई हमको? 15। दरी की चौड़ाई 15 है, लंबाई हमको मालूम नहीं है। तो इस दरी का क्षेत्रफल उतना ही होगा जितना कि इसके फर्श का क्षेत्रफल है। तो इसके फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, कितना होगा? 5 त्रिक 15, 5 चौक 20 और 3 छंग 18। तो इसकी लंबाई होगी 24 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर लंबाई में खर्च आता है 30 रुपए का। तो 24 सेंटीमीटर की लंबाई में खर्च आएगा 24 दिया 72, 720 रुपए। इस तरह से 24 सेंटीमीटर लंबी दरी को इस फर्श पर बिछाने में खर्च होगा 720 रुपए का। तो ये हमारा पहला सवाल। अब इसके बाद देखते हैं हम अगला। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें है 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 और इसका 5। अगर हम 9 वर्ग मीटर और इसका 5 वर्ग मीटर मान लें, और इस पर जो लंब डाला, मतलब इस त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो h1 मान ली और इसकी ऊंचाई h2 मान लें, तो हमको दिया गया है कि 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल 9 और 5 रेशियो में है, जबकि उनके आधार 5 और 9 के रेशियो में है। तो
यदि हम कहें कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल A1 और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल A2 है, तो क्षेत्रफल A1 और A2 का अनुपात बताना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार ये है और ऊंचाई h1 है। A2 इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार 9 है और ऊंचाई हमको मालूम करनी है h2 है। जबकि पहले वाले का क्षेत्रफल हमको दिया है 9 और दूसरे वाले का क्षेत्रफल हमको दिया है 5। 1/2 से 1/2 कैंसिल, 9 × 9 81, 5 × 5 25 होगा। मतलब पहले और दूसरे त्रिभुजों की ऊंचाइयों का अनुपात 81:25 होगा। पहले और दूसरे त्रिभुजों की ऊंचाइयों का अनुपात 81:25 होगा। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न था, इसको लिख लीजिए आप। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ आते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई में 10 व 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। मतलब उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा या घट जाएगा, ये बताना हमको। ठीक है, हम आपको एक सूत्र बताते हैं। यदि इसकी लंबाई में वृद्धि को 10% मान लिया जाए, उसका मान x रख दिया जाए, और जो चौड़ाई में वृद्धि हो रही उसको y मान लिया जाए, तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी का जो फॉर्मूला हो सकता है वो x + y + xy/100 होगा। यदि लंबाई में कमी की जा रही है तो माइनस का प्रयोग होगा, यदि लंबाई में वृद्धि की जा रही है तो प्लस का प्रयोग होगा, यदि चौड़ाई में वृद्धि की जा रही है तो प्लस का प्रयोग करेंगे, प्लस चिन्ह का, यदि चौड़ाई में कमी की जा रही है तो माइनस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो सकता है इसका। तो x की वैल्यू 10, y 20 और x 10 और y 20/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 10 और 20 30 और 2 32। इस प्रकार से उसके क्षेत्रफल में, चूंकि यहाँ भी वृद्धि हुई यहाँ भी, तो सभी जगह प्लस चिन्ह का प्रयोग होगा, इसलिए उसके क्षेत्रफल में 32% की वृद्धि होगी। यदि मान लीजिए हम यहाँ पर एक उसकी ऊंचाई और दे दें, मान लीजिए ऊंचाई में 30% की वृद्धि की गई हो, तब कैसे किया जाएगा इस सवाल को। तब आप क्या करेंगे, x और y से निकालेंगे आप एक वृद्धि या कमी। अब इसको x मानेंगे, इसको y, फिर से एक और x y का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ आपको दो फॉर्मूले लगाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यदि आप इसको छोड़ दें तो हम आपको बताते हैं दो फॉर्मूले आपको नहीं लगाने पड़ेंगे, एक ही तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि जो 10% है, 10% की वैल्यू क्या होती है। 10%, यदि इसका हम प्रतिशत हटा दें तो नीचे 100 का भाग जाएगा, तो कितनी वैल्यू बनेगी इसकी, 1/10 होगी। यदि हम 20% का मान निकालें तो 20/100 मतलब 1/5 होगा। ध्यान दीजिए, इसके 10%, 10 के 10% का मान 1 होता है हमेशा। 10 का आप जब भी इतना प्रतिशत निकालेंगे, इस नीचे वाले का प्रतिशत निकालेंगे तो इतना मान प्राप्त होगा, और इस नीचे वाले का प्रतिशत निकालेंगे तो आपको इतना मान प्राप्त होगा। तो क्या करना है हमको कि यदि हमको यहाँ पर बोला गया है कि यदि लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो हम एक जगह लिखते हैं लंबाई, चौड़ाई, और यहाँ हम लिखते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो क्षेत्रफल आएगा। तो लंबाई हमेशा, ये जो है ये प्रारंभिक मान होते हैं, जो ओरिजिनल मान है, जो वास्तविक मान है वो नीचे ही होते हैं। तो शुरू में लंबाई हमको 10 दी है और चौड़ाई हमको 5 दी है। यदि हम लंबाई को 10% बढ़ा दें, माने इसका 10% तो 1 होता है, तो इसका 10% बढ़ा दें, माने इसका 10% 1 होता है, तो 1 और बढ़ा दें, तो 10 में 1 बढ़ा देंगे तो लंबाई कितनी होगी, 11। और इसका 20% बढ़ा दें, मतलब 1 और बढ़ा दें इसमें भी, तो 5 और 1 कितना होगा, 6 होगा। तो लंबाई गुणे चौड़ाई 5 × 10 = 50 और 11 × 6 = 66 होगा।
ठीक है, तो पहले क्षेत्रफल था 50 और अब क्षेत्रफल है 66। तो 50 से 66 हो गया क्षेत्रफल। बढ़ गया या घट गया? बढ़ गया है। कितना बढ़ा? 16 बढ़ा। किस पे बढ़ा? 16 इस 50 पे बढ़ा। तो प्रतिशत में कितना बढ़ेगा? 100 का इंटू करेंगे तो ये क्या निकल रही है? वृद्धि। अब आप कहेंगे वृद्धि प्रतिशत क्यों निकालें? कैसे पता चला वृद्धि प्रतिशत आएगी? भाई 50 से 66 हो रहा है तो वृद्धि ही तो हुई है। तो वृद्धि प्रतिशत कितने की हुई क्षेत्रफल में? 50 दूनी 100 और 16 दूनी 32, मतलब 32% की क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो यहां से भी आपका आंसर 32 है, यहां से भी। फिर आप कहेंगे कि ये फ्रैक्शन निकालने से अच्छा है कि एक्स वाई ही लगा दें। दिक्कत होती है जब आप 3-3 वैल्यू को करेंगे तब 2-2 बार एक्स वाई लगाना होगा। जबकि इसको यदि आप करना सीख जाएंगे तो आप उंगलियों पे गिन के ही कर सकते हैं। प्रैक्टिस मांगता है ये। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप उंगलियों पे ही पता कर लेंगे कि कितना होगा। 10 × 5 50 हुआ, ये 11 हुआ था, ये 6 हुआ था, 11 × 6 66, 50 से 66 हुआ, 16 बढ़ा 50 पे, तो 100 पे कितना? बस इतना सा सॉल्यूशन आपको करना होगा। ठीक, चलिए इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, यही 3 पॉइंटों में सवाल आ गया है। यहाँ लंबाई में 10%, चौड़ाई में 20% और ऊंचाई में 60% की वृद्धि। तो 10% की वैल्यू 1/10, 20% की वैल्यू 1/5 और 60% की वैल्यू 3/5। 20/100 मतलब 1/5, 60/100 मतलब 3/5, तो 10/100 मतलब 1/10। तो यहाँ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और इससे निकलेगा आयतन। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मल्टीप्लाई होगा क्योंकि धनात्मक का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो लंबाई 10 है, चौड़ाई 5 है और ऊंचाई भी 5। 10, 5, 5। अभी लंबाई को बढ़ाया हमने तो 10 से कितनी? 11। चौड़ाई को 20% बढ़ाया तो 5 से कितना? 6 और ऊंचाई को 60% घटा दिया, मतलब कितना घटा दिया? 3 घटा दिया। 5 में से 3 घटेगा तो 2 आएगा। तो इसका आयतन कितना होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। 5 × 10 = 50, 50 पंचे 250। तो ये आयतन प्रारंभिक आयतन है। और अब आयतन कितना होगा? 11 × 66, 66 दूनी 132, 132 होगा। 11 × 66, 66 दूनी 132। तो देखिए क्षेत्रफल 250 से 132 हो गया। तो 250 से 132 हो गया, कितने की कमी या वृद्धि हुई? 250 से 132 हुआ, निश्चित तौर पे कम हो गया है। तो कितना कम हुआ है? तो 250 से 132 हो गया, कितना कम हुआ है? 118 कम हुआ है क्षेत्रफल। किस में से हुआ? किस में से हुआ ये 118 कम? 250 में से हुआ, तो 250 पे हुआ 118 कम। तो प्रतिशत में कितना कम होगा? तो क्या हुई? यहाँ पर कमी हुई, क्योंकि घट गया इसलिए कमी का प्रतिशत आएगा। तो 250 से 132 हुआ, मतलब कितना घटा? 118 घट गया है। किस में से? 250 में से। तो 100 में से कितना घटेगा? तो 5 बार, ये 2 बार। तो 118 दूनी 236/5, मतलब कितने की कमी आएगी? 5 × 20, 36 बचा, 5 × 7 35 और 1/5। 47 सही 1/5% की क्या होगी? कमी होगी। और दिक्कत एक जगह और है, यदि आप x और y का इस्तेमाल करते हैं, यदि x और y के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं और कहीं बटे में अगर प्रतिशत लिखे हैं तब वहां पर दिक्कत निश्चित तौर पर होती है, जबकि यहाँ पर ये कंडीशन नहीं होती है। आप किसी भी तरह के सवाल लगा सकते हैं और जल्दी लगेंगे ये सवाल आपके। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप। चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है, एक आयताकार पार्क की लंबाई 20 और चौड़ाई 15 है मीटर में है। इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया जाना है। इस रास्ते पर 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगाई करने का खर्च क्या होगा? मतलब ये एक आयताकार पार्क है
इस पार्क की लंबाई है 20 और चौड़ाई है 15 मीटर। लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 15 मीटर। अब इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ा यहाँ, 5 मीटर चौड़ा यहाँ, 5 मीटर चौड़ा यहाँ और 5 मीटर चौड़ा यहाँ। मतलब 5-5 मीटर चौड़ा इसके चारों ओर एक रास्ता तैयार करना है हमको। ये 5 मीटर चौड़ा रास्ता और इसी रास्ते का हमको रंगाई करवाना है। इसी रास्ते की रंगाई करवानी हमको और 1 वर्ग मीटर रंगाई में खर्च आएगा 10 रुपए का। तो ये कितने वर्ग मीटर रंगाई की गई है उसका खर्च बताना है हमको। तो हम जानते हैं कि 5 मीटर चौड़ा है तो 5 मीटर चौड़ा यहाँ भी रहा होगा और यहाँ भी, तो 5 यहाँ और 5 यहाँ, टोटल कितना हो गया है ये? 5 यहाँ होगा और 5 यहाँ होगा, 5 यहाँ और 5 यहाँ, तो 10 तो ये बढ़ जाएगा दोनों तरफ का और 20 ये है। तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। और 15 ये अंदर की है चौड़ाई, 5 मोटाई ये और 5 मोटाई ये है, 5 यहाँ बढ़ेगी और 5 यहाँ बढ़ेगी, तो 5 और 5 10 बढ़ेगी और 15 ये रही, तो कितनी बढ़ जाएगी ये? टोटल हो जाएगी 25। तो इस बाहर वाली आकृति, बाहर वाली जो आकृति बनी है उसकी लंबाई 30 और चौड़ाई 25 है। तो इसकी बाहर वाली आकृति का क्षेत्रफल, मतलब बाहर का क्षेत्रफल कितना होगा? 30 गुणे 25, 25 तिया 75, इतने वर्ग मीटर होगा। अब यदि हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हम संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उसमें से इस आकृति को यदि हम घटा देंगे, इसको घटा देंगे यदि हम, तो बाहर वाली आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अभी अंदर की आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा? अंदर का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, चूंकि अंदर वाले की लंबाई है 20 और चौड़ाई है 15, तो 20 इंटू 15 300 वर्ग मीटर। मतलब संपूर्ण आकृति का, बाहर वाली का पूरे का क्षेत्रफल 750 वर्ग मीटर और अंदर वाले का क्षेत्रफल सिर्फ 300 वर्ग मीटर है। तो इसके बाहर वाली आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा? तो बाहर को यदि हम रास्ता बोल दें तो इस रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? जब हम संपूर्ण आकृति में से इसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो बाहर का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल 750 और अंदर वाले का 300 है, तो कितना बनेगा? 450 वर्ग मीटर। और हमको बताया है 1 वर्ग मीटर का खर्च है 10 रुपए, तो 450 वर्ग मीटर रास्ता बन रहा है, 1 वर्ग मीटर रंगने में 10 रुपए का खर्च आ रहा है, तो 450 वर्ग मीटर बाहर वाले रास्ते को रंगने में कितना खर्च आएगा? तो 450 इंटू 10 बराबर 4500 रुपए का खर्च आएगा। तो कुल मिला के खर्च होगा कितना? 4500 रुपए का। इसमें कुछ भी नहीं करना था, बाहर वाली आकृति का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई 30 इंटू 25 750 वर्ग मीटर और लंबाई गुणे चौड़ाई 30 इंटू 15 300 वर्ग मीटर। तो यदि पूरे में से अंदर वाले को घटा देंगे तो बचेगा 450 वर्ग मीटर और 1 वर्ग मीटर का 10 रुपए खर्च, तो 450 वर्ग मीटर का खर्च 4500 रुपए। बहुत सीधा क्वेश्चन है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को हम। क्वेश्चन नंबर है 6वां। एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई 4√3 है। एक समबाहु त्रिभुज हम बनाते हैं, इसके शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई 4√3 है। इसके परिवृत्त की त्रिज्या, यदि हम समबाहु त्रिभुज की भुजा को ए माने
तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यदि समबाहु त्रिभुज में उसके शीर्ष से कोई लंब डाल दिया जाए तो उस लंब की लंबाई कितनी होती है? शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई क्या होती है? √3/2a। यही बताई थी हमने। जबकि शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई कितनी दी गई हमको? 4√3। और शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई का सूत्र क्या होता है? √3/2a। इससे ये कैंसिल होगा, 4 दूनी 8। मतलब समबाहु त्रिभुज की भुजा का मान आएगा 8। तो हमको इसके परिवृत्त की त्रिज्या की गणना करनी है। यदि हम इसके चारों तरफ एक वृत्त को खींच दें तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी ये हमको बताना है। ये परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी ये बताना है हमको। इस परिवृत्त की त्रिज्या की गणना करनी है हमको। तो हम जानते हैं परिवृत्त की त्रिज्या r बराबर a/√3 होता है। तो a की वैल्यू 8 है और ये √3। तो परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 8/√3। लिख लीजिए इसको आप। इससे पहले यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं हमारे फॉर्मूले बनाने के, तो इसके पहले के मैथ के 2 वीडियो जरूर आप देख लीजिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा ये सवाल समझ में आ सके। इसके बाद आप किसी बुक से सवालों को लगा सकते हैं और इसके बाद आगे भी हम सवालों की प्रैक्टिस करते रहेंगे। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया है कि एक वर्ग और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफलों के बीच अनुपात क्या होगा। तो ये एक वर्ग है। ये एक वर्ग है। यदि इस वर्ग की भुजा को हम a मान लें तो बोला गया है इस वर्ग में एक विकर्ण डाला गया है और इसके विकर्ण पर एक वर्ग बनाया गया है। शायद दिख नहीं रहा होगा आपको। ठीक है, समझ जाइए। ये वर्ग बनाया गया है। ये एक वर्ग है। ये एक वर्ग है जिसकी भुजा हमने a मानी है और वर्ग के विकर्ण पर एक वर्ग और बनाया गया है। तो इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल और विकर्ण पर बने इस वाले वर्ग के क्षेत्रफल दोनों के बीच अनुपात चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि इस वर्ग का क्षेत्रफल a1 है और इस वर्ग का क्षेत्रफल a2 है। यदि इस वर्ग की भुजा a है तो विकर्ण का सूत्र हमने बताया था आपको, a√2 होता है। तो हम इस वर्ग का क्षेत्रफल यदि निकालें और इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालें हम दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा का वर्ग। तो भुजा क्या है इसकी? a। तो भुजा का वर्ग होगा। अब इसके विकर्ण पर एक वर्ग और बनाया है हमने ये वाला। तो चूंकि यदि ये वर्ग की भुजा है तो विकर्ण इसके हिसाब से होगा a√2 और जो ये विकर्ण है वो इस वर्ग की क्या कहलाएगी? भुजा कहलाएगी। तो इस वर्ग की भुजा कितनी है? a√2। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल भी भुजा स्क्वायर होगा। तो a² और √2 का स्क्वायर 2 होगा। a² से a² कैंसिल होगा, 1/2। मतलब वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल दोनों के मध्य अनुपात 1:2 का होगा। ठीक है। इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है हमारा 8वां। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो इसके अंतवृत्त की त्रिज्या व क्षेत्रफल की गणना कीजिए। ये एक समबाहु त्रिभुज है।
एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा है 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर भुजा है इसकी, और इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है, इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है, और इस वृत्त का हमको, इस वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल की हमको गणना करनी है। तो इसकी भुजा है 6 सेंटीमीटर, समबाहु त्रिभुज की भुजा। यदि हम समबाहु त्रिभुज की भुजा को ए मान लें तो ए बराबर 6 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हमको मालूम है कि अंतःवृत्त समबाहु त्रिभुज के अंदर जो वृत्त बनाते हैं, उस समबाहु त्रिभुज के अंदर जो वृत्त बनाया, उस अंतःवृत्त की त्रिज्या, उस अंतःवृत्त की त्रिज्या का सूत्र a/√3 होता है, जिसमें a की वैल्यू हमको 6 दी गई है, 6/2√3, 2 तिया 6, और 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं। √3 से √3 कैंसिल होगा, मतलब इसकी त्रिज्या कितनी होगी, √3 होगी। अब यदि अंतःवृत्त का हम क्षेत्रफल निकालें तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, किसी वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, तो पाई और r की वैल्यू है √3, तो √3 का स्क्वायर होगा कितना, 3, तो इतने वर्ग मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल आएगा इसका 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी और ये अंतःवृत्त का क्षेत्रफल होगा। लिख लीजिए इसको आप। चलिए, इसके बाद हमारा एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, 9वां प्रश्न और है। इस 9वें प्रश्न में एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 3√2 है। 3√2 सेंटीमीटर लिख लीजिए इसको, या मीटर लिख लीजिए, सेंटीमीटर लिख लीजिए आप इसको। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 3√2 सेंटीमीटर है तथा इसके आधार पर बने वर्ग। अब इसके आधार पर एक वर्ग बनाया है हमने, आधार पर बने वर्ग के विकर्ण की लंबाई निकालनी है हमको। यदि हम इस समबाहु त्रिभुज की भुजा को ए मान लें तो जो समबाहु त्रिभुज की भुजा है, जो समबाहु त्रिभुज का आधार है, उसी आधार पर तो वर्ग को बनाया गया है। तो समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो वर्ग की ही तो भुजा का काम करेगी, क्योंकि उसी पर वर्ग बनाया गया। तो एक भुजा, वर्ग की एक भुजा समबाहु त्रिभुज का आधार ही होगा। तो हमें यहाँ पर अगर इसको समबाहु त्रिभुज के आधार की भुजा ए मान लें तो वर्ग के विकर्ण का सूत्र, चूंकि ये वर्ग की भुजा भी बन जाएगी ए, तब वर्ग का विकर्ण क्या होगा, a√2 होगा। और चूंकि हमको समबाहु त्रिभुज की भुजा को हमने ए माना और समबाहु त्रिभुज की भुजा हमको 3√2 दी गई है, ये ए का मान दिया गया है हमको, और वर्ग का हमको विकर्ण चाहिए। तो वर्ग का विकर्ण a√2 होता है, जिसमें a की वैल्यू है 3√2 और ये है √2, तो 3√2 × √2 2 होगा, तो 6 सेंटीमीटर क्या होगा, वर्ग का विकर्ण का मान होगा। तो आप इसको लिख लीजिए आप। ठीक है, तो आज हमने इन प्रश्नों को हल किया है, इनके बारे में चर्चा की है। इससे पहले की 2 वीडियो और देख लीजिए आप, तो आपको ये काफी सारे सवाल समझ में आ जाएंगे। और इससे पहले जो भी हमने वीडियो बनाए हैं उनको आप देखिए, काफी मदद मिलेगी आपको आगे की तैयारी करने में, आपको किसी भी एग्जाम के लिए। और इसके अलावा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक संकेत पहुंच सके कि हमारे नए वीडियो आ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को। ठीक है, इसके बाद अगले टॉपिक में हम कुछ और मैथ के नए ज्योमेट्री की आकृतियों को लेकर के
उनके फॉर्मूलों को तैयार करेंगे, क्योंकि यदि हमें ज्योमेट्री की आकृति समझ में आ रही है और उससे फॉर्मूला निकालना आ रहा है तो हमको सवाल करना बेहद आसान हो जाता है। अदरवाइज फॉर्मूले रट लेने से तो कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, आप पिछले सभी वीडियो को देखिए अच्छे से। नमस्कार।